हे ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी अब जानते हैं कि 1 सितंबर से एसएससी एमटीएस के अगले चरण के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इस हिसाब से अपने जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले जैसे 3 मई 2023 का आज हम लोग पेपर देखने वाले हैं, तो मई महीने में अभी जो एसएससी एमटीएस के जो पेपर्स हो चुके हैं वहाँ के प्रश्न अब इस नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन अब धीरे धीरे हम लोग के लिए और इंपॉर्टेंट होते जाएंगे क्योंकि 1 सितंबर से अपने पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं और धीरे धीरे अभी वन बाय वन, जैसे पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज पार्ट सेकंड अपने सेशन का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि अभी जो मई महीने में एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उनके क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आइएगा पार्ट सेकंड पे। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कंफर्म रिपीट होंगे, बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एग्जाम में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पूछा हुआ सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं बजरंग पूनिया की बात करें तो बजरंग पूनिया जो है ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है, किसमें 65 किलोग्राम कैटेगरी में अपना तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का पदक जीता था। ठीक है, और अपना लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो दोस्तों ये गौर करिए, जो पिछले साल अगर बात करते हैं तो अगस्त महीने में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग का और बन सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके अगर शुभंकर की बात करें तो पेरी द बुल, ठीक है, पेरी द बुल इनके शुभंकर थे, मैस्कॉट जो बोला जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मैस्कॉट थे वो पेरी द बुल थे। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, गौर करिएगा। अगर हम लोग ध्वजवाहक की बात करेंगे तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, कौन? मनप्रीत सिंह और स्टार शटलर पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु। ये दो लोग 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो इतना डेटा हम लोग को इस क्वेश्चन से रिलेट करने को मिलता है, जो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लोग को अगर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इनसे भी सवाल बनने के चांसेस और बन जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो गौर करिए, बहुत ही चर्चित नाम है, आप जानते हैं लियोनेल मेसी जो है ये फुटबॉल से चर्चित है। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी है, ये अर्जेंटीना के प्लेयर है। ठीक है, अर्जेंटीना के प्लेयर है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? हिस्ट्री से संबंधित छोटा सा सवाल। तो गौर करिए, जब आप तुगलक वंश पढ़ते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की। तो गौर करिए, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु एक जश्न के दौरान हो गई थी। ठीक है, एक इमारत के ढह जाने से उसमें दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी दोस्तों 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1320 से 1413 तक चला था। और बात करते हैं एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो गौर करिए, इनका बचपन का नाम जूना या फिर जौना खा था। ठीक है, जौना खा था। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों गौर करिए, भारत में जो पहला उच्च न्यायालय है, भारत में पहला जो उच्च न्यायालय 1862 में, कब? 1862 में। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है। ठीक है, यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन अधिनियम, ठीक है, 1861 के दौरान ये 3 आपके हाई कोर्ट्स ये आपके स्थापित किए गए थे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, 1861 के तहत इन तीनों हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला एक बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो आप लोग जब ये कक्षा 10 का सवाल है, ये क्वेश्चन साइंस का बहुत पूछा जाता है, बैटरी में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो गौर करिए मित्रों, 20वीं शताब्दी में अकाली आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अकाली आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत सिख सुधारकों द्वारा की गई थी। इसके प्राथमिक जो उद्देश्य था, अकाली आंदोलन का जो प्राथमिक उद्देश्य था, सिख गुरुद्वारों को भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भ्रष्ट पुजारियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। ठीक है, आंदोलन का जो उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों को भी दूर करना था और गुरुद्वारा में चली गई धार्मिक प्रथाओं की शुद्धता को बहाल करने की मांग की गई थी। ठीक है, इसी के बाद याद रखिएगा, इसी के बाद अकाली आंदोलन की वजह से ही 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम बना था। ठीक है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन, सिख गुरुद्वारा अधिनियम बना था। ठीक है, इस अधिनियम से क्या हुआ, इस अधिनियम में गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समुदायों के निर्वाचित इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम में जो आपका जो अधिनियम बना था, इसमें सिख गुरुद्वारों, मतलब जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समुदाय के निर्वाचित निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं अन्य 3 आंदोलनों की। तो गौर करिए मित्रों, यहाँ पे नामधारी आंदोलन लिखा हुआ है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में बाबा राम सिंह ने की थी। ठीक है, बाबा राम सिंह। ठीक है, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, नामधारियों को कीर्तन करने की उनकी अनूठी एक शैली थी। जो ये नामधारी थे, नामधारी लोग जो थे, ये लोग कीर्तन करते थे और कीर्तन करने की उनकी अनूठी शैली के कारण इनको कूका नाम से भी पहचाना जाता था। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले हेडिंग पर। यहाँ पर गौर करिए, गदर आंदोलन के बारे में भी लिखा गया। तो गदर आंदोलन गौर करिए कब हुआ था। गदर आंदोलन सन 1913 में आपके यूएसए और कनाडा से भारतीय प्रवासियों द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय प्रवासियों द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकना था। ठीक है, प्रमुख नेता लाला हरदयाल और भगत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट निरंकारी आंदोलन की बात करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ये भी हुआ था दोस्तों। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिख धर्म के भीतर एक ये निरंकारी आंदोलन सुधार शुरू हुआ। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य टारगेट या मुख्य उद्देश्य आप क्या था, मुख्य उद्देश्य जो था वो अवतारों में विश्वास को खारिज कर दिया था इसने। ठीक है, जो अवतार होते हैं, अवतारों में विश्वास को खारिज करते हुए ईश्वर की निरंकार के रूप में, यानी कि बिना आकार के रूप में पूजा पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये निरंकारी आंदोलन से संबंधित आपके कुछ डेटा थे। तो इतना डेटा हम लोग को इस प्रश्न से जानने को मिलता है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो बहुत ही आसान सा और इजी वन क्वेश्चन है। राइट आंसर नींबू है। नींबू में दोस्तों आप लोग जानते हैं, नींबू में 31 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, 31 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इसको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों गौर करिए, भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो शामिल होते ही होते हैं। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में
राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भारतीय संविधान के आर्टिकल 55, ठीक है, आर्टिकल 55 में इसका पूरा प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 55 में इसका पूरा प्रावधान दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और यहीं पर आर्टिकल, अगर मैं 56 की बात करूं तो आर्टिकल 56 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी आ जाएगा आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इतना डेटा हम लोग को इस प्रश्न में मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो अगर हम लोग डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे, दक्कन के पठार की बात करेंगे, तो गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे आसान जो ऑप्शन है वो नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा के दक्षिण में आपको ये डेक्कन ट्रैप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों गौर करिए, बात करते हैं आर्टिकल 14 की। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता को बताता है। ठीक है, ये तो कानून के समक्ष समानता को बताता है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो ये दोस्तों धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, भेदभाव का निषेध करता है। तो अपना जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की भारत को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? तो गौर करो मित्रों, यहाँ पर नाम दिया गया है रुक्मणी देवी, और रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। बात करते हैं यहाँ पे कथकली की। तो कथकली गौर करो दोस्तों, ये केरल से संबंधित है। ठीक है, ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे मणिपुरी, ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करें तो ये गौर करिए, प्रैक्टिस किया जाता है अपने तमिलनाडु में। ठीक है, तो इतना डेटा याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुके हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। नया प्रश्न एक और आया, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो गौर करिए दोस्तों, सुग्गी जो है, सुग्गी ये जो है, सुग्गी जो नृत्य है ये हलाकी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, हलाकी जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और यहाँ एक फसली त्योहार है, ये फसली त्योहार है जो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हलाकी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो फसली त्योहार के रूप में सुग्गी नृत्य को मनाती है। ठीक है, कर्नाटक के अगर अन्य लोक नृत्य की बात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है करागा। ठीक है, और एक और है वीर गासे। ठीक है, जिनसे प्रश्न बन चुके हैं। चलिए बढ़ जाते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 और 1856 के बीच में हुआ था? तो 1855 और 1856 के टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? संथाल विद्रोह। ठीक है, 1855 और 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था। ये गौर करिए दोस्तों, इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो बिहार और झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और संथाल लोगों द्वारा भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ यहाँ एक देसी विद्रोह था। ठीक है,
इसकी शुरुआत गौर करिए 1855 में हुई थी, 1855 में हुई थी, और ब्रिटिश शासकों ने 1856 तक इस आंदोलन को दबा दिया था। ठीक है, बहुत ही बेरहमी से इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। बात करते हैं कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह मित्रों 1861 से 1832 तक, ठीक है, पूर्वी भारत के नागपुर में, ठीक है, नागपुर में एक आदिवासी विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। बात करते हैं रामोसी विद्रोह की, रामोसी विद्रोह की, ये 1822 से 1825 तक चला था। ठीक है, रामोसी किसान सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 1820 के दशक में भारत में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रामोसी लोगों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। ठीक है, विद्रोह लगभग 1822 तक शुरू हुआ था और 1825 तक ये विद्रोह समाप्त हो गया था। लास्ट आते हैं पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह मित्रों 1817 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये उड़ीसा में शुरू हुआ था, पूर्वी उड़ीसा में यह विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध, ठीक है, कंपनी के शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, तो इतना डेटा हम लोग को इस प्रश्न से मिलता है। बढ़ जाते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर आपका कौन सा है? दमन और दीव। यहाँ पे आपका लिंगानुपात कितना है दोस्तों? यहाँ पे लिंगानुपात 618 है। ठीक है, यहाँ पे 618 है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में माइक्रो फाइनेंस ऋण को अक्टूबर 2022 तक कितने रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्त वो 3 लाख रुपए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, बराक ओबामा की आत्मकथा है। ठीक है, अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर है। नेक्स्ट वन, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ठीक है, तो रामप्पा मंदिर जिसे रामलिंगेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये नोट रखिएगा, रामलिंगेश्वर मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है या नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है और रामप्पा मंदिर 200 तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रश्न है। काई और लाइकेन जाहिर सी बात है ठंडी जलवायु जहां पर होगी वहां पर काई और लाइकेन पाया जाएगा, और ठंडी जलवायु में यहाँ पे टुंड्रा वन आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन है। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो काई और लाइकेन की सिंपल सी बात है, जो आपके टुंड्रा प्रदेश है, ठंडी स्थितियां हैं, वहां की चरम स्थितियों में ही ये उगते हैं। नेक्स्ट वन, बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं सिख धर्म और हिंदू धर्म में एक ऐतिहासिक और धार्मिक त्योहार बैसाखी का मनाया जाता है। यहाँ 13 या 14 अप्रैल को सिख नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 1699 ईस्वी के आसपास तक गुरु गोविंद जी के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ की स्थापना की भी याद दिलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा दोस्तों वो अप्रैल रहेगा। ठीक है, अप्रैल में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। बढ़ जाता है अगले प्रश्न की ओर। कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है, तो डीएनए दोस्तों हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ? नाभिक में। ठीक है, नाभिक में हमेशा आपका न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो मित्रों आज हम लोग ने क्या किया है, आज हम लोग ने एसएससी एमटीएस के 3 मई वाले पूरे पेपर देख लिए हैं। ठीक है, 3 मई के हम लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। मैक्सिमम डेटा मैंने यहाँ पर एनालाइज करके देने का प्रयास किया है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोग के साथ एक अन्य सेशन में। टिल देन, जय हिंद, हैव अ गुड डे।